हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो अपने लास्ट लेक्चर में जो है हम यहाँ पर हमने देख लिया था कि हम जो है कैसे वस्तुओं का पृथक करते हैं, कैसे जो है पदार्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं, कैसे उनका सेपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिए थे कि शुद्ध पदार्थ जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, उसके अलावा जो इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो क्यों आती हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ गए थे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ। यहाँ पर भी जो है हमने इसको अच्छे से समझ लिया था कि होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जहाँ पर जो है हमें कोई दूसरा जो अवयव है वो हमें दिखाई नहीं देता, कोई दूसरा कंपोनेंट है वो दिखाई नहीं देता। जबकि जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है हमें कंपोनेंट दिखाई देता है। जैसे कि हम ये फ्रूट सैलेड की बात करें तो यहाँ पर जो हमें कीवी, ऑरेंज, अलग अलग चीजें जो है दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे बढ़ते हुए जो है हम विधियां पढ़ रहे थे कि जो हमारी सेपरेशन यानी कि पृथक्करण की अलग अलग विधियां क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल की मदद से समझा था। जैसे कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी देखो अलग अलग कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, तो इन अलग अलग कलर की बॉल्स में से जो है हमने रेड बॉल, ग्रीन बॉल, येलो बॉल और पर्पल बॉल जो है अलग अलग करके रख दी है। ठीक है, तो जो ये मिक्सचर है वो तो हमारा मिश्रण है। ठीक, जब हमने इन्हें अलग अलग किया तो इसे ही पृथक्करण यानी कि सेपरेशन की प्रोसेस कहा जाता है। और इसी तरीके से जो है हम आगे आने वाले अनेक पदार्थों में जो है ये प्रोसेस को करते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने ये हस्तचयन की जो विधि है वो पढ़ ली थी। ठीक, अब हस्तचयन की विधि में हमने क्या पढ़ा था कि देखो ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं हस्तचयन की विधि में, जो ये पार्टिकल्स हैं यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिए, ग्रेन्स लिए यानी कि अनाज लिए। जैसे कि चावल हो सकता है हमारे पास, गेहूं हो सकता है, या अलग प्रकार की दालें हो सकती है। तो हमने ये जो है अपने घरों में भी देखा होगा कि इस तरीके से जो है एक कटोरे में या थाली में या जो भी हमारे अनाज हम लेते हैं, फिर उसको जो है हाथ से उठा करके अलग करते हैं। उसमें जो अशुद्धियां होती है जैसे कंकड़ पत्थर है, और भी उसमें जो है अगर हस्क है कोई, या कोई धूल है, या कोई मिट्टी के जो है छोटे छोटे से गोले बने हुए होते हैं। ठीक है, मिट्टी के पत्थर होते हैं जो, उन्हें भी जो है हम हाथ से उठा करके अलग करते हैं। ठीक, तो इसी जो प्रक्रिया, यही जो प्रक्रिया है इसे ही हस्तचयन की प्रक्रिया कहा जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो है हाथ से चयन क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अशुद्धियां होती हैं यानी कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। तो मात्रा कम होने के कारण जो है हम हाथ से ही इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम इसमें एक और चीज देखें कि अगर हमारे पास क्या है, गेहूं है एक बोरी, और गेहूं में क्या है, बहुत सारा भूसा है। ठीक, गेहूं में क्या है, बहुत सारा भूसा है। तो क्या हम वहां पर ये जो हैंड पिकिंग यानी कि हस्तचयन की जो प्रक्रिया है, क्या वो कर पाएंगे, क्या उससे हम जो है वहां पर सेपरेशन यानी कि पृथक्करण कर पाएंगे? बताइए, सोचिए। नहीं, क्योंकि देखो अगर हमारे पास गेहूं और भूसा है तो हम कब तक जो है एक एक गेहूं का दाना उससे अलग करते रहेंगे? नहीं, तो वहां पर जो है ये प्रक्रिया काम नहीं आएगी, ये विधि काम नहीं आएगी। ये विधि कहाँ पर काम आएगी, जहां पर जैसे कि हमारे जो अनाज है उनसे कुछ सेपरेट करना है। ठीक है, इस तरीके की हमारी ये विधि काम आएगी। या हम कह सकते हैं जैसे कि पहली जो यहाँ पर फोटो है उस इमेज में हम क्या देख पा रहे हैं कि एक जो बाउल हमारे पास है, उस बोल में क्या है, बहुत सारा कुछ अनाज है और कुछ जो है चने के दाने जो है मिक्स हुए हैं। ठीक है, अलग उसमें जो है कुछ अलग प्रकार की दाल है और उस दाल में जो है चने के दाने मिक्स हुए हैं। तो इसको हम कैसे जो है पृथक करेंगे, इसमें जो है हम चने के दाने अलग रख देंगे। ठीक, वैसे ही जब हम दूसरी इमेज पे देख पा रहे हैं तो वहां पर क्या है, कुछ अनाज है, अनाज है कुछ एक प्लेट में, और उस प्लेट से अनाज से जो है हम जो है अशुद्धियां, जो कि हमारे क्या है, कंकड़ हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, कुछ धूल हो सकती है वहां पर। ठीक है,
कुछ डस्ट हो सकती है, या हो सकता है कि कुछ टहनियाँ हो, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, तो ये चीजें वहां पर हो सकती हैं, तो उन्हें जो है हाथ से ही उठा करके अलग किया जाता है। तो ये प्रोसेस हमारी हैंड पिकिंग यानी कि हस्त चयन की प्रक्रिया या हस्त चयन की विधि हम इसे कह सकते हैं। चलिए, तो अब आप ये समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रक्रिया है थ्रेसिंग की प्रक्रिया। ठीक। अच्छा, थ्रेसिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि आपने खेत में या खलिहानों में देखा होगा, गेहूं या चावल की सूखी डंडियां तो देखी होंगी आपने, ठीक है, उनके गट्ठर देखे होंगे। क्यों गेहूं और चावल की जो है सूखी डंडियों के गट्ठर बना करके रखे जाते हैं? देखो, जब गेहूं चावल जो होते हैं पक जाते हैं, फिर उनको क्या किया जाता है, उनको काट दिया जाता है। ठीक है, काटने के बाद जो है उन्हें गट्ठर बना करके रख दिया जाता है सुखाने के लिए। ठीक। चलो, अब सुखाने से थ्रेसिंग का क्या लेना देना? अब देखो, जब उनको सुखा दिया जाता है तो हम क्या देख पाते हैं कि जो हमारे पास जितनी भी डंडियां हैं अलग अलग, है ना, वो गट्ठर में जितनी भी डंडियां हैं, हर डंडी में हमें क्या देखने को मिलता है कि अन्न के कण होते हैं। ठीक, अन्न के कण होते हैं हर डंडी में। ठीक है, तो उन्हें एक एक करके निकाल करके जो है हम पृथक कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे, क्योंकि देखो, अगर एक खेत खलिहान तो बहुत बड़े होते हैं, तो उसमें लगा लो कितने ज्यादा ये हमें गट्ठर देखने को मिलेंगे, गेहूं के या अनाज के जो भी हैं, ये गट्ठर हमें कई सारे गट्ठर देखने को मिलेंगे। एक गट्ठर में जो है कई सारी डंडियां होंगी। ठीक है, और उन डंडियों में क्या होंगे, कई सारे अनेकों अनेक क्या होंगे, अन्न के कण होंगे। तो एक एक डंडी से हाथ से चयन करके, यानी कि हस्त चयन की विधि द्वारा एक एक अन्न के कण को अलग करना क्या है, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें तो जो है काफी समय लग जाएगा। ठीक है, और ये जो है हो भी नहीं पाएगा अच्छे से, हम इतना सेपरेशन यानी कि इतना पृथक्करण कर भी नहीं पाएंगे। तो हम इसे क्या करते हैं, तो सोचे किसान जो है वो कैसे जो है इन गट्ठरों से जो है अन्न के कण को अलग करते हैं, कैसे पृथक करते हैं अन्न के कण को इन गट्ठरों से। सोचिए, क्योंकि अगर हम देखें एक पेड़ में जो है उसमें आम लगे हैं या अमरूद लगे हैं, तो उन्हें क्या होगा, पेड़ से पृथक करना आसान है। हम क्या कर सकते हैं, आराम से जो है वहां पर पेड़ से जो है फल तोड़ सकते हैं, अमरूद तोड़ सकते हैं, आम तोड़ सकते हैं। इन्हें पृथक करना तो आसान है। लेकिन इसे कैसे किया जाए इन गट्ठरों को? तो इन गट्ठरों से अन्न के कण को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, अब ये थ्रेसिंग प्रक्रिया है क्या? इन अन्न के जो ये गट्ठर हैं, इन्हें क्या किया जाता है, धरती पर या किसी लकड़ी के बड़े से, जिस प्रकार हम इमेज, पहली इमेज में हम देख पा रहे हैं, लकड़ी का एक क्या है, बड़ा सा टुकड़ा है, और वहां पर क्या किया जाता है, इसे पीटा जाता है, इसे मारा जाता है, जिससे कि क्या होता है, डंडियों से अन्न के कण अलग हो जाते हैं। ठीक, तो ये प्रक्रिया हो गई हमारी थ्रेसिंग की प्रक्रिया। अच्छा, कभी कभी जो है ये प्रक्रिया जो है बैलों के द्वारा भी किया जाता है, और अब जो है हमारे पास थ्रेसिंग के लिए अलग अलग जो है मशीन्स आ गई हैं। ठीक है, अलग अलग मशीन्स आ गई हैं, तो अब इन मशीनों के द्वारा जो है थ्रेसिंग की प्रक्रिया की जाती है। जैसे कि हम इमेज, पहली इमेज और दूसरी इमेज में देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये पुराना मेथड है, लोग इस तरीके से पहले किया करते थे, और कहीं कहीं जगह जो है इस मेथड से अभी भी थ्रेसिंग की जाती है, यानी कि डंडियों से जो है अन्न के कण अलग अलग किए जाते हैं। अब जो है और भी इसमें जो है क्या, बैलों द्वारा भी किया जा सकता है और मशीन द्वारा भी किया जा सकता है। तो चलिए, तो यहाँ पर अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। सपोज इन अ बोल देयर आर टू काइंड ऑफ fruits, then you can easily separate one from the other, but if the size of the component in a mixture is much smaller, तो कैसे किया जाएगा? यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक बोल है, ठीक है, एक बोल में जो है दो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स यानी कि फलों को काट कर रख दिया गया, और हमें बोला गया है इसे जो है हमें क्या करना है, पृथक करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है। तो हम जो है इसे आसानी से इजीली क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि दो फ्रूट्स को सेपरेट करना कितना ही मुश्किल होगा, तो हम आराम से जो है इन फ्रूट्स को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि इनका साइज भी क्या है, काफी अच्छा खासा साइज होता है जब हम फ्रूट्स काटते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है इफ द साइज ऑफ द कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इज मच स्मॉलर, लेकिन अगर जो है कंपोनेंट का साइज जो है बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, तो कैसे जो है हम सेपरेट करेंगे? अगर हमारे पास कुछ ऐसी जो चीजें हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे? द सेपरेशन टेक्निक ऑफ थ्रेसिंग आर यूजफुल फॉर सच स्मॉलर कंपोनेंट। तो जो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, इनको जो है पृथक करने के लिए जो है हमारी थ्रेसिंग की प्रक्रिया हम करते हैं। ठीक है,
चलिए, अ फार्मर यूजेस द मेथड ऑफ थ्रेसिंग टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, यानी कि जो हमारे क्या है किसान होते हैं वो थ्रेसिंग की प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, उनको जो है डंडियों से पृथक करने के लिए। द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट द ग्रेन सीड्स, तो स्टॉक को है यानी कि जो डंडियां हैं हमारे पास जिसमें अन्न के कण हैं, उनको जो है पीटा जाता है या नीचे जो है इस तरीके से, जैसे हम इमेज पहली इमेज में देख पा रहे हैं, लकड़ी के एक बड़े टुकड़े में मारा जाता है जिससे कि डंडियों से अन्न के कण अलग हो जाए। और साथ ही यहाँ पर लिखा है बुलक्स और मशीन्स में बी यूजफुल फॉर थ्रेसिंग, और जो है बैलों द्वारा और मशीन द्वारा भी जो है ये थ्रेसिंग की प्रक्रिया की जाती है। चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए और थ्रेसिंग की प्रक्रिया जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगली प्रक्रिया है सीविंग की प्रक्रिया, या जिसको जो है हम चालन की प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा, सीविंग पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर विनोइंग पढ़ना पड़ेगा जिसको हम निष्पावन कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा, विनोइंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, निष्पावन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए, तो विनोइंग होता क्या है, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम हैवियर कंपोनेंट बाय द विंड, यानी कि विनोइंग यानी कि निष्पावन की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हमारे हल्के कंपोनेंट होते हैं यानी कि हल्के अवयव होते हैं उनको भारी अवयवों से पृथक किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। अगर हमारे पास रेत और भूसे का एक मिश्रण है, ठीक, रेत का और भूसे का एक मिश्रण है, अब हम इसे अलग कैसे करेंगे, अब हम इसे जो है पृथक कैसे करेंगे, तो चलिए अब इसे जो है इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो हमारे निष्पावन की जो प्रक्रिया है उसको। चलिए, तो एक थाली में हमारे पास जो है रेत और भूसे का मिश्रण है। ठीक, इस तरीके से हमारे पास एक थाली है, उसमें क्या है, रेत प्लस भूसा, ठीक है, मिश्रण है। अब इन दोनों को अलग अलग कैसे किया जाए, अब कैसे हम इन दोनों को जो है अलग करेंगे, हम जो है एक थाली में इस मिश्रण को लेकर के इस तरीके का जो हमारे पास ये स्टूल है दिख रहा, इस तरीके के स्टूल में ऊपर चढ़ करके थाली को अपने कंधे की हाइट तक ले जा करके हम जो है उसको धीरे 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 नीचे डालेंगे। ठीक, जब हम धीरे धीरे इसको नीचे डालेंगे तो हवा के कारण यानी कि हवा के झोंके के कारण, वायु के कारण, पवन के कारण जो है जो हल्का कंपोनेंट यानी कि हल्का अवयव उसमें है यानी कि भूसा जो है वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार उड़ जाएगा, और जो रेत जो है वो इस प्रकार नीचे उसका ढेर लग जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है भूसा और रेत जो है अलग अलग हो जाएंगे इस निष्पावन यानी कि विनोइंग की प्रक्रिया से। तो अब आप समझ गए होंगे विनोइंग की प्रक्रिया को। ठीक, these separation technique are commonly used by farmers to separate lighter husk particles from the heavier seed। अच्छा, ये जो सेपरेशन की यानी कि ये पृथक करने की जो टेक्निक है ये किसानों द्वारा ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। क्यों, ये जो है अपने अनाज से भूसा हस्क जो होती है उसे क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस प्रकार अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हस्क के साथ क्या है, अनाज है, क्या है, अनाज है। अब इसे कैसे अलग किया जा रहा है, देखो इस प्रकार जो है इतने ऊपर हाइट में चढ़ करके इसको अपने कंधे के पास ला करके जो है नीचे डाला जा रहा है। और देखो सीड्स यानी कि जो हमारे अनाज के जो हमारा अनाज है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक, और भूसा जो उसमें था या हस्क पार्टिकल उसमें जो थे वो क्या हो गए, वायु के झोंके से या पवन के झोंके से क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। द लाइटर पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, यानी कि वायु के द्वारा जो है जो हमारे हल्के पार्टिकल्स हैं, हल्के पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। द हेवियर सीड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग, यानी कि जो हमारी भारी सीड है वो इस प्रकार जो है एक ढेर बना देगी। वी कैन यूज ईदर नेचुरल विंड और ब्लो एयर वाइल
विनोइंग तो हम जो है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वायु का भी यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम ब्लो एयर भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे विनोइंग की प्रक्रिया। चलिए तो इसे अब आप नोट कर लीजिए। चलिए तो अब आप इसे समझ गए होंगे इस प्रक्रिया को। चलिए अब अगली प्रक्रिया आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले हमने थ्रेसिंग पढ़ा था ना, तो थ्रेसिंग में क्या किया जा रहा था, अनाज की जो डंडियां थी उनमें जो है अनाज लगे हुए होते हैं उनमें अनाज लगे हुए। इस प्रकार जो अनाज लगे हुए होते हैं उसे थ्रेसिंग की प्रक्रिया द्वारा अनाज अलग किया जाता है। ठीक, अनाज के साथ साथ जो है थोड़ा बहुत भूसा, डर्ट, ये चीजें भी आ जाती हैं। ठीक, अब उसे जो है विनोइंग की प्रक्रिया यानी कि निष्पावन की प्रक्रिया से जो है उसे क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक, चलिए तो उसकी जो ये हमारी विनोइंग की प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस द्वारा जो है हम यहाँ पर गेहूं को जो है धूल या हस्क या भूसे से हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हमारा पीछे छूट गया था, सीविंग की प्रक्रिया। सीविंग यानी कि चालन, जिसे हम चालन कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, देखो ये प्रक्रिया जो है हम डेली अपने घरों में भी देखते हैं। ठीक है, तो जब हमें रोटी बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, देखो जब हमें रोटी बनानी होती है तो हम क्या करते हैं कि छलनी में, जो हमारी छलनी होती है जिसको चालनी भी हम कहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आटा लेते हैं और नीचे से एक कोई बर्तन लेकर के उसमें क्या करते हैं, उसको छानते हैं। तो जो आटे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी में जो छोटे, इसे छन्नी, ये छन्नी है हमारे पास, ठीक है। तो आटे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी के छोटे छोटे छेदों द्वारा कहाँ गिर जाते हैं, नीचे बर्तन में गिर जाते हैं। यानी कि आटा जो है पृथक हो जाता है, किससे, इसमें जो बच जाता है क्या, जो चोकर बच जाता है, जो क्या होते हैं आटे से थोड़ा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे चोकर या कुछ गेहूं के दाने, या हो सकता है कभी पत्थर हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होंगे, चालनी में जो है ऊपर की तरफ बच जाएंगे और नीचे जो है आटा छन करके आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को जो है चालन यानी कि सीविंग की प्रक्रिया बोला जाता है। चलिए, यू माइट हैव सीन योर मदर यूज अ sieve टू सेपरेट impurities एंड bran फ्रॉम flour बिफोर यूजिंग इट। यानी कि आपने जो है अपने घर में अपनी माता को देखा होगा छलनी का उपयोग करते हुए अशुद्धियों को और भूसे को जो है हमारे आटे से अलग करते समय आपने देखा होगा। ठीक, द सेपरेशन टेक्निक ऑफ सीविंग आर मेनली यूज इन फ्लावर मिल टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग। तो ये जो प्रक्रिया है, ये पृथक्करण की प्रक्रिया जो है, ये ज्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, कहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है, ज्यादातर जो आटा चक्कियां होती है वहां पर हम जो है ये सीविंग की प्रोसेस ज्यादातर देखते हैं, वहां पर ही जो है ये प्रोसेस जो है इस्तेमाल की जाती है। इसलिए आटे से जो है इम्प्योरिटीज यानी कि जो अशुद्धियां हैं उन्हें हटाने के लिए, यानी कि जो हमारे गेहूं होते हैं उनसे अशुद्धियां हटाने के लिए उनको पीसने से पहले। चलिए, सीविंग रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन, स्टार्क, हस्क एंड दैट स्टिल रिमेन आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। तो सीविंग की जो प्रक्रिया है उसमें जो हम अशुद्धियां हटाते हैं, लेकिन किस प्रकार की, जैसे हमारे स्टोन, पत्थर हैं, स्टॉक है, यानी कि अगर कुछ जो है गेहूं के साथ जो है वो जो डंडियां हैं वो भी आ जाती हैं, हस्क है, भूसा है। तो ये सारी चीजें जो है थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद भी जो है जो कुछ बच जाता है वो सीविंग के द्वारा हटा लिया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जो हमने थ्रेसिंग की प्रक्रिया पढ़ी थी, ठीक है, तो थ्रेसिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो डंडियां होती हैं अन्न की, उससे जो है अन्न के कण जो है अलग किए जाते हैं। विनोइंग में हमने देखा था कि जब थ्रेसिंग में जब हम अन्न के कण अलग कर लेते तो उनमें थोड़ा सा भूसा, थोड़ा डर्ट, ये चीजें रह जाती हैं। तो वो जो है विनोइंग की प्रक्रिया से हम क्या कर लेते हैं, उन डर्ट को, उस भूसे को हटा देते हैं। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ जो है उसमें अशुद्धि बच जाती है तो सीविंग की प्रक्रिया द्वारा वो थोड़ा बहुत अशुद्धि भी वहां से हट जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है तीनों प्रक्रियाओं को अच्छे से बताया हुआ है।
The sieve only remove particle of impurity that are larger than the pores in the sieve. अच्छा, जो हमारी सीव है यानी कि जो छन्नी है वो सिर्फ उन्हीं अशुद्धियों को हटाती है या उन्हीं अशुद्धियों को सिर्फ हटाएगी जो क्या होंगे उससे साइज में पार्टिकल, उसके जो साइज से क्या होंगे, जो बड़े पार्टिकल होंगे। ठीक है, अगर हमने एक छन्नी ली है जिसके छेद इस प्रकार इतने छोटे हैं, ठीक है, तो वो जो है उतने ही इन छेद से जो थोड़ा सा बड़ी इम्प्योरिटी होगी उसको क्या करेगी, रोक पाएगी। लेकिन अगर हमने कुछ छन्नी ली जिसके जो है छिद्र जो है इस प्रकार जो है काफी बड़े हैं, तो यहाँ पर जो है ये काफी बड़ी इम्प्योरिटी को यहाँ पर रोक सकती है और इस प्रकार की जो छोटी इम्प्योरिटीज है इन्हें क्या कर सकती है, ये नीचे जो है पृथक कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या समझे कि जो हमारी छन्नी होगी वो सिर्फ उन्हीं अशुद्धियों को हटाएगी जो उससे क्या होंगे, जो उसके जो छिद्र हैं उनसे जो साइज में बड़ी होंगी, जो छिद्रों के साइज से बड़ी होंगी। ठीक है, वी कैन डिजाइन द सीव अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और जिस जिस प्रकार का हमें जो है पदार्थ को पृथक करना है उसके हिसाब से जो है हम अपनी जो छन्नी है अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं कि जितनी हमें बड़ी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा होगा कि जब घर बनता है तो वहां पर जो है जो हम जो इस्तेमाल करते हैं वहां पर सैंड यानी कि रेत, तो उसको पृथक करने के लिए उसमें जो है कुछ कण होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं, कई सारी अशुद्धियां होती हैं, तो उस सैंड को यानी कि रेत को पृथक करने के लिए एक अलग तरह की छन्नी होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम अपने हिसाब से जो है अपनी छन्नी को डिजाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार का जो पदार्थ है हमें पृथक करना है। तो ये आप अब समझ गए होंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन है तीनों चीजों में यानी कि थ्रेसिंग में, विनोइंग में या सीविंग में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब आप इसे नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो थ्रेशिंग, निष्पावन और चालन की जो प्रक्रिया है वो अब आपको समझ आ गई होगी। थ्रेशिंग में जो है क्या किया जाता है, जो डाल होती है या हम टहनी बोलें या हम डंडी बोले जिसमें हमारे अन्न के कण होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, काट करके उनका एक गट्ठर बना दिया जाता है और उन्हें सुखाने के लिए रख दिया जाता है। फिर जो है इस गट्ठर को पीट करके इससे क्या है, अनाज के दाने या अन्न के कण हम जिन्हें कहते हैं उन्हें पृथक किया जाता है। अच्छा, जो ये थ्रेसिंग की जो प्रक्रिया है वो जो है बैलों द्वारा भी की जाती है और अब जो है यहाँ पर मशीन्स द्वारा भी हम ये थ्रेसिंग की प्रक्रिया करते हैं। तो थ्रेसिंग की प्रक्रिया में हो क्या रहा है कि अन्न के जो कण की जो टहनी है उनसे जो है अन्न के कण अलग हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है थोड़ा भूसा या स्टॉक, स्टॉक हम किसे कहते हैं, स्टॉक यानी कि जो हमारी वो टहनी होती है उसके ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो, या भूसा, कुछ पत्थर, मिट्टी के कुछ कण, ये सब भी जो है वहां पर उसके साथ आ जाते हैं और काफी उसमें जो है भूसा भी रहता है। उसके बाद जो है ये निष्पावन की जो प्रक्रिया होती है यानी कि विनोइंग भी हम जिसे कहते हैं, उस थ्रेसिंग के बाद विनोइंग की प्रक्रिया की जाती है। जो हमारा वो ग्रेन होता है यानी कि अनाज होता है जिसमें काफी सारा भूसा है और भी कई सारी अशुद्धियां हैं, उसे जो है विनोइंग की प्रक्रिया से यानी कि एक स्टूल के ऊपर चढ़ करके अपने कंधे के समान जो है हम सूप को रख करके जो है उससे नीचे की तरफ जो है थल का टेढ़ा करके नीचे की तरफ अपना जो अन्न जो हमारे पास क्या था वो मिश्रण है, मिश्रण ही हम उसे बोल सकते हैं, जिसमें अन्न भी है, अनाज भी है, हस्क भी है, स्टॉक भी है, स्टोन भी है, कई सारी चीजें हैं, तो उसको जो है धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। तो उसमें जो हैवियर पार्टिकल होते हैं यानी कि जो भारी पार्टिकल होते हैं यानी कि जो हमारे अन्न के कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और हवा के झोंके के कारण, ठीक है, या वायु के कारण जो है भूसा जो है वो उससे अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास जो है वहां पर अन्न अलग आ गया। अब उस अनाज को हम लेकर के जो है आगे बढ़ते हैं सीविंग की प्रक्रिया यानी कि चालन की प्रक्रिया में। तो ये चालन की प्रक्रिया से जो है हम क्या करते हैं यानी कि थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद भी जो थोड़ा बहुत उसमें जो है भूसा या थोड़ा बहुत जो टहनी होती है वो या पत्थर या मिट्टी जो थोड़ा बहुत उसमें बच जाती है उसको जो है हम चालन की प्रक्रिया से उन अशुद्धियों को हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ठीक, चलिए, उसके बाद जो है उन्हें हम जो है आटा चक्की में भेज करके उसको जो है पिसवा सकते हैं और भी कई चीजें उसके बाद हम कर सकते हैं अनाजों के साथ। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं
आगे हमारे पास एक और सेपरेशन की प्रक्रिया है, ये है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या हुआ? अब मैग्नेटिक सेपरेशन जैसे कि हमारे पास क्या है, लोहे की जो क्या है, लोहे का भूसा है जिसको हम आयरन फिलिंग बोलते हैं, यानी कि लोहे के छोटे 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 टुकड़े हैं। इनको कैसे सेपरेट किया जाता है? अगर जो है आयरन फिलिंग का एक जो है हमारे पास, अगर हम बोले हमारे पास क्या है, इसमें जो है आयरन फिलिंग है, आयरन यानी कि लोहा होता है, ठीक है। तो लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो है, प्लस उसके साथ क्या है, उसमें रेत है। तो उन दोनों को हम कैसे अलग करेंगे? बताइए कैसे अलग किया जाता है? कुछ नहीं करना, ये एक बहुत ही क्या है, इजी मेथड है। जो आयरन फिलिंग और सैंड का जो हमारे पास क्या है, मिश्रण है, उसके ऊपर हमें क्या लेकर के जाना है, मैग्नेट लेकर के जाना है। तो जितनी भी हम उसके ऊपर मैग्नेट को घुमाना है हमें, तो जितनी भी हमारी क्या होगी, लोहे की जो फिलिंग होगी, लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, लोहे का जो भूसा होगा, वो सारा ही जो है मैग्नेट पर चिपक जाएगा। ठीक, मैग्नेट पर जब वो सारा चिपक जाएगा तो मैग्नेट यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया, पृथक्करण हो गया, मैग्नेट में वो अलग पृथक हो गया, और सैंड जो है यानी कि रेत जो है हमारी अलग बच गई। तो इस प्रकार जो है मैग्नेटिक सेपरेशन की प्रक्रिया होती है, और इस प्रकार जो है ये किया जाता है। चलिए, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि जो घुलनशील ठोस नहीं है उनको कैसे हम जो है द्रव से, यानी कि जो हमारा लिक्विड है उससे कैसे हम उनको अलग करेंगे, पृथक करेंगे। चलिए, द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड हम किसे कहते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कि जो घुलनशील नहीं होते, जो घुलते नहीं है, उन्हें कहा जाता है इनसॉल्युबल सॉलिड। और जो घुलनशील होते हैं, जो घुल जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? विलेय। उन्हें हम विलेय बोलते हैं ना, तो उन्हें बोला जाता है सॉल्युबल सॉलिड। चलिए, तो पहली प्रोसेस है हमारे पास सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया क्या होती है? चलो, तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो ये प्रोसेस जो है, अलग अलग जो हमारे पास अवयव होते हैं उनकी डेंसिटी में निर्भर करती है। ठीक है, डेंसिटी यानी कि, डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? डेंसिटी यानी कि जो उसका घनत्व होता है। तो घनत्व पे जो है ये डिपेंड करती है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हैवी सॉल्युबल पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अच्छा, सेडिमेंटेशन से पहले जो है हम डेंसिटी को समझ लेते हैं। तो डेंसिटी यानी कि अगर हम बोले हमारे पास एक गिलास में क्या है, पानी है। ठीक है, क्या है, एक गिलास में पानी है, और इसमें जो है हमने एक पत्थर का कण डाल दिया। अब हम पत्थर डालेंगे तो पत्थर क्या करेगा, सीधा नीचे पे चला जाएगा, है ना। पानी में तैरेगा क्या पत्थर? नहीं, पानी में नहीं तैरेगा, वो क्या होगा, यहाँ नीचे इस तरीके से बॉटम में चला जाएगा। ठीक, तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि जो हमारा ये पत्थर है, इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है, वो पानी के घनत्व से ज्यादा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? यानी कि पानी का घनत्व जो है इसके घनत्व से कम। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, इसी के ऊपर जो है हम एक पत्ती डाल दें, ठीक है, पेड़ से तोड़ करके एक पत्ती या कोई सूखी पत्ती हम यहाँ पर डाल दें, तो क्या हम देख पाएंगे? तो हम ये देख पाएंगे कि जो पत्ती है ये पानी के ऊपरी सतह पे क्या होगी, तैरेगी। क्यों तैरेगी? क्योंकि ये जो पत्ती है इसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से लो है, इसीलिए ये पानी में तैरेगा। और पानी की डेंसिटी जो है इसकी डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए पानी जो है नीचे रह गया। ठीक, तो हमने यहाँ पर जो है घनत्व का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं सेडिमेंटेशन की तरफ। चलिए, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हेवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जहां पर जो हमारे हेवी यानी कि भारी, इनसॉल्युबल पार्टिकल यानी कि जो घुलनशील नहीं है, ऐसे पार्टिकल वाटर में क्या करते हैं, और नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाए, यानी कि जो निचली ये जो सतह है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस बोला जाता है। ठीक, चलिए, तब आप अब जो है आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है,
चलिए, अब आप जो है सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे पास डिकैंटेशन की प्रक्रिया। ठीक, अब डिकैंटेशन क्या होता है? अब सेडिमेंटेशन आप समझ गए हैं, तो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है हमने वहां पर समझ लिया। ठीक है, यानी कि घनत्व का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने वहां पर समझ लिया। तो अब डिकैंटेशन में भी वो चीजें थोड़ा थोड़ा काम आएंगी। ठीक, सिर्फ यही नहीं, अब आगे जब आप फ्यूचर में जो है आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो वहां भी जो है आप डेंसिटी के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपने यहाँ पर समझ लिया। अब आगे आपको कहीं अच्छा जो है इसमें आगे और पढ़ना है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं अपना डिकैंटेशन की प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट अ क्लियर लिक्विड फ्रॉम अ वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकैंटेशन। अब डिकैंटेशन की प्रोसेस, अब इसको आसानी से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे तेल और पानी का ये मिश्रण है। ठीक, मिश्रण है। अब यहाँ पर जो है तेल जो है ऊपर की तरफ है, पानी जो है नीचे की तरफ है। ऐसा क्यों? ये दोनों आपस में घुले क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि पानी का जो घनत्व है वो तेल के घनत्व से कम है, सॉरी ज्यादा है। ठीक है, और तेल का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है। इसीलिए जो तेल है उसकी डेंसिटी लो है, घनत्व कम है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ तैर रहा है। और जो हमारा पानी है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? ज्यादा है। उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, इसीलिए वो क्या है? नीचे की तरफ है। ठीक, ये तो घनत्व, ये तो सेडिमेंटेशन वाली बात आ गई, ये तो सेडिमेंटेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें से जो ये ऑयल का मिश्रण है इसको कैसे हम अलग करेंगे? इसको जो है अब हमें धीरे धीरे, जब हम दूसरे गिलास में क्या करेंगे, डालेंगे, पोर करेंगे, कर रहे हैं हम इसको यहाँ से यहाँ पोर, यानी कि डाल रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं हम? धीरे धीरे पोर करते हैं, जिससे कि सिर्फ ऑयल ही ऑयल जाए, कोई भी पानी का कण ना जाए इसमें। ठीक है, यानी कि पानी का थोड़ा सा भी जो है कुछ भी यहाँ पर जो है ना जाए। ठीक, इसी प्रोसेस को बोला जाएगा हमारे डिकैंटेशन की प्रोसेस। यानी कि जो है हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पृथक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे। अब इसमें आगे पढ़ लेते हैं। और द अबव मैटर हैड टू डिसएडवांटेजेस। इसकी जो है दो क्या है? डिसएडवांटेज है। ठीक है, दो डिसएडवांटेज है इसकी। चलिए, तो क्या है वो डिसएडवांटेजेस, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है इसकी डिसएडवांटेज, यानी कि क्या है इसकी हानि? इसकी जो हानि है, ये जो प्रोसेस है सेपरेशन का, ठीक है, तो इसका ये जो पृथक्करण की जो ये विधि है, इसका क्या जो डिसएडवांटेज यानी कि हानि है? इट कैन नॉट बी यूज फॉर मिसिबल लिक्विड दैट डिजोल्व इन वन अनदर। तो ये जो मिसिबल लिक्विड होते हैं वहां पर जो है ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है वहां पर इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कि पेट्रोल को अगर हमने कैरोसिन में मिक्स कर दिया और सॉल्ट को या शुगर को हमने मिक्स कर दिया, तो वहां पर जो है हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारे मिसिबल लिक्विड होते हैं, यानी कि मिश्रणीय तरल हम जिनको बोलते हैं, जैसे कि हमने बोला हमारे पास चीनी, सॉरी सॉल्ट यानी कि नमक, और चीनी का क्या है? एक सॉल्यूशन है। नमक और चीनी का हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है पानी में। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास एक गिलास पानी है, इसमें पानी में हमने क्या डाला है? नमक यानी कि सॉल्ट भी डाला है, प्लस शुगर भी डाला है। ठीक है, सॉल्ट भी डाला है, शुगर भी डाला है। तो क्या हम इसको जो है एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं सेपरेट कर सकते, है ना, नहीं सेपरेट कर सकते। इसीलिए जो है यहाँ पर ये इसकी क्या है? एक तरीके की हानि है। यहाँ हमने पेट्रोल और कैरोसिन को क्या कर दिया? आपस में मिक्स कर दिया, तो इनको भी जो है हम सेपरेट नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकांटेशन अ स्मॉल क्वांटिटी स्टिल remains unseparated, does it get wasted? अच्छा, अच्छा, ये दूसरा पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट। अब दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि जो डिकांटेशन की जो प्रोसेस है, यहाँ पर जो स्मॉल क्वांटिटी यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी होती है वो अनसेपरेटेड रह ही जाती है। अगर हम इस तेल को डालेंगे, ठीक है, इस तेल को इसमें डालें तो थोड़ा बहुत पानी जो है यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अगर हमें पानी को रोकना है तो थोड़ा बहुत ऑयल जो है यहाँ पर रुक जाएगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है अच्छे से जो है वो पृथक्करण नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पर चलिए, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आप इसे नोट कर लीजिए। अगला है हमारे पास कोगुलेशन और लोडिंग। अब कोगुलेशन और लोडिंग से आप क्या समझते हैं? चलिए बताइए, कोगुलेशन और लोडिंग से आप क्या समझते हैं? देखो, कोगुलेशन इज द
process of improving the settling property of solid by addition of specific chemicals। चलिए, तो कोगुलेशन ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है, इम्प्रूविंग द सेटलिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बाय एडिशन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, यानी कि कोई स्पेसिफिक रसायन डालने से जो है वो उसकी सेटलिंग प्रॉपर्टीज को क्या कर लेता है, इम्प्रूव कर लेता है। व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर आर नॉट हेवी इनफ टू सेटल इजिली, सम केमिकल्स कैन बी एडेड टू द मिक्सचर टू एनेबल द सॉलिड टू सेटल। यानी कि चलिए यहाँ पर समझते हैं, इस प्रकार का अगर हमारे पास क्या है, कोई मिश्रण है, ठीक है, इस प्रकार का कोई हमारे पास मिश्रण है या मिक्सचर है, ठीक है, इस प्रकार का कोई हमारे पास मिश्रण है या मिक्सचर है, और यहाँ पर जो है हम इसे सेपरेट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए, बताइए कैसे इसे हम यहाँ पर जो है सेपरेट करेंगे, बताइए कैसे इसको सेपरेट करेंगे। इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ ना कुछ क्या है, डर्ट है, यानी कि कुछ ना कुछ जो है इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धि है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ अशुद्धि तो है ही, अब इस अशुद्धि को कैसे अलग किया जाए, इस वाटर से कैसे करेंगे हम अलग, हम क्या करेंगे, इसमें कुछ केमिकल यानी कि कुछ रसायन डालेंगे। अब कुछ केमिकल डालने से क्या होगा, देखो जब हम कुछ केमिकल डालेंगे तो इसमें जो डर्ट, जितनी भी डर्ट होगी वो उस केमिकल में क्या होगी, चिपक जाएगी, ठीक। इस प्रकार जो है उस केमिकल में सारी की सारी जो इम्प्योरिटी है यानी कि अशुद्धि है वो चिपक जाएगी, और इस प्रकार जो है वो अलग हो जाएगा, और हम जो है इसे अलग करके फिर जो है पानी को अलग और इम्प्योरिटी को अलग हम कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे तो हमने यहाँ पर समझ लिया, पर चलिए इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। व्हेन एलम इज एडेड टू डर्टी वाटर, तो जब हमारे पास एलम जो होता है जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं, उसको जो है हम डर्टी वाटर यानी कि गंदे पानी में जब हम डालते हैं तो क्या होता है, इट अटैचेस इटसेल्फ टू द डर्ट पार्टिकल। तो ये क्या करता है, अपने आप को डर्ट पार्टिकल यानी कि जो भी उसमें अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, गंदगी के जो भी उसमें पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या कर लेता है, अपने आप को अटैच कर लेता है, यानी कि अपने आप को उनसे जोड़ लेता है, और बहुत सारे डर्ट पार्टिकल एक साथ जो है चिपक जाते हैं आपस में, स्टिक टू ईच अदर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक साथ जो है वो सारे जो अशुद्धियां हैं वो एक साथ चिपक जाती हैं। दिस मेक्स देम हैवियर एंड हेल्प्स देम टू सेटल डाउन। तो इससे क्या होता है, जब सारी गंदगियां जो है एलम के ऊपर चिपक जाती है तो इससे वो क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है यानी कि भारी हो जाता है। जब वो भारी हो जाता है तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ आने लगेगा, नीचे की तरफ सेटल हो जाता है, ठीक है। तो जब वो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है तो एलम इज सेड टू बी अ कोएगुलेटिंग एजेंट। चलिए, तो जब वो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है तो अब उन दोनों को सेपरेट करना आसान हो जाएगा, ठीक। अब हम उनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए एलम जो है उसको कोएगुलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे कि एलम जो हमारी फिटकरी होती है उसे क्यों कोएगुलेटिंग एजेंट हम कहते हैं। इस प्रकार जो है यहाँ पर जैसे हमें दिख रहा है, ठीक। इसको जो है हम कई चीजों में कर सकते हैं, जहां पर जो है हमें डर्ट पार्टिकल दिख रही है, ठीक है, तो वहां पर जो है हमने फिटकरी अगर डाल दी तो सारे डर्ट पार्टिकल जो है उसमें चिपक जाएंगे। जब सारे डर्ट पार्टिकल उसमें चिपक जाएंगे तो वह हैवी होके नीचे की तरफ सेटल होने लग जाएगा, इस तरीके से नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। तो अब जो है इन दोनों को जो है पृथक करना आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो भी आगे का चैप्टर है वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से जो है चैप्टर को रिवीजन कीजिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स का जो है बार बार अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।